आगे और जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े भाई संजीव शर्मा जी बड़सर से, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया है। मैं भाई संजीव शर्मा जी का भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यहां पर आकर भी डॉक्टर साहब ने एक नहीं दो कमल खिलाने का हम सबसे आग्रह किया है। डॉक्टर साहब के निर्देशों का पालन होगा, राणा जी भी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल भी खिलेगा। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला है और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी मेरा चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ाते हैं और जनता ही आशीर्वाद देती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार आपने कमर कस ली है और नया कीर्तिमान हम लोग सुजानपुर से बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? मेरी देवभूमि वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के, मेरा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र मेरी जन्मभूमि भी है, संघर्ष भूमि भी है, मेरी कर्म भूमि भी है। और फिर एक बार पार्टी ने मुझे यहां से उम्मीदवार बनाकर भेजा है और आप सबके बीच में आकर मुझे ये विश्वास मिलता है कि हमारे पन्ना प्रमुख ने भी कमर कस ली है और अब की बार नया कीर्तिमान बनाने के लिए कमर कस ली है मेरे भाई और बहनों। और जब मैं पन्ना प्रमुख की बात करता हूं तो मैं अपने भाई और बहनों से यही कहूंगा, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें 400 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर एक बार केंद्र में बनानी है। और हिमाचल प्रदेश ने 2014 में 2019 में चारों की चारों सीटें जिताई थी। आदरणीय बिंदल जी, आपने पूरे प्रदेश भर में 49वां आज 49 पन्ना प्रमुख सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हो रहा है। मैं जितनी प्रदेश का दौरा किया है, हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट तौर पे दिखता है, 14 हो 19 हो या 24 आई हो, अब भी चारों की चारों सीटें जिताएंगे। 4 जून को चारों पर कमल का फूल खिलाएंगे। आजकल में निर्णय इंडिपेंडेंट विधायकों का भी आ जाएगा। अगर उनका चुनाव भी साथ में आएगा तो भी हिमाचल प्रदेश में जनता ने कमर कस ली है कि सभी सीटों पर हमारी ही जीत होगी, कमल ही खिलेगा। और जब इतनी सीटों पर कमल खिलेगा तो आगे क्या होगा वो आप सबको पता ही है। भाई और बहनों, कांग्रेस आज अगर देश भर में देखो तो अपना बोरिया बिस्तर समेटती नजर आ रही है। राहुल गांधी जी कल तक कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। यही वो कहते रहे पूरी यात्रा में, डरो मत, डरो मत, डरो मत। लेकिन खुद राहुल गांधी जी डर डर कर अमेठी से भागे तो वायनाड पहुंचे। इस बार वायनाड की हार दिखी तो रायबरेली पहुंचे हैं। लेकिन रायबरेली की जनता ने भी मन बना लिया है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ वहां से भी करके वापस भेज देंगे। अगला स्टॉप राहुल गांधी का कहां होगा देश की जनता को कोई पता नहीं कहां होगा। अरे जो अमेठी वापस नहीं आ पाया, साथ लगती रायबरेली पे पहुंच गया। और कांग्रेस के अंदर महिलाओं की हालत देखिए क्या होगी। अमेठी रायबरेली में कम से कम इतना था, पहले सोनिया जी लड़ती थी तो एक महिला को टिकट मिलती थी। इस बार महिलाओं का पत्ता वहां से भी काट दिया गया। राहुल जी के जीजा जी रॉबर्ट वड्रा जी भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन राहुल जी ने एक तीर से 2 निशाने किए, न प्रियंका जी को टिकट न वड्रा जी को टिकट है।
ना प्रियंका वड्रा ना रॉबर्ट वड्रा। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई आज सड़कों पर दिख रही है। ये देश में क्या जीतेंगे, अपनी सीट क्या जीतेंगे, आज सिमटती हुई कांग्रेस नजर आ रही है हर जगह पर। और कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण अंदरूनी अंतरकला भी है और कांग्रेस आत्मविश्वास भी खो चुकी है और जनता का विश्वास भी खो चुकी है। आदरणीय बिंदल जी बता रहे थे कि करते करते नाना करते 23,000 करोड़ की 28,000 करोड़ 28,000 करोड़ का कर्जा, 1.5 साल में 28,000 करोड़ का कर्जा हो गया। 28,000 करोड़ का कर्ज लेकर क्या आपके 1500 रुपए आपको मिल गए महीने के? हाँ या ना? 1500 रुपया महीना मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। 2 रुपए किलो गोबर खरीदा कि नहीं खरीदा? 100 रुपए लीटर दूध खरीदा कि नहीं खरीदा? क्या बागवानों को मुंह महंगे दाम मिल गए? क्या 5 लाख नौकरियां मिल गई? मिली? 5 लाख को अगर आप 68 विधानसभा क्षेत्र में भी बांटो तो कितनी नौकरी एक में आती? लगभग 8,000। आपके कितनी मिली? 8 भी मिली 8,000 में से। और जो नौकरी देने वाला संस्थान प्रेम कुमार धूमल जी ने खोला था, कभी वीरभद्र जी ने बंद करवाया और कभी अब एक बार फिर कांग्रेस की सरकार में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बंद करवाया। मेरे भाई और बहनों, दिया क्या है? सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले 15 महीनों में हिमाचल प्रदेश की जनता को मिला क्या? हिमाचल प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। बड़े बड़े वायदे करके सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन आज कर्नाटक में इनका नाटक है और हिमाचल में भी इनकी नौटंकी कम नहीं है। कर्नाटक की हालत यह है, वहां की इनके अपने काउंसलर की बेटी नेहा का दिन दिहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। 7 बार चाकू गले में घोंप दिया जाता है, दिन दिहाड़े उसको मार दिया जाता है। वो निकाह करने से मंजूर करती है, ना मंजूरी करती है, मना कर देती है तो उसका गला रेत दिया जाता है। कांग्रेस का काउंसलर गली गली घूमता है, न्याय मांगता है, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो अपने कांग्रेस के काउंसलर की बेटी को भी न्याय नहीं दिला पाते, तो वो न्याय की गुहार करता है तो मोदी सरकार से सीबीआई जांच मांगता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी उनसे मिलने चले गए, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री उनके परिवार से, उनके पिता से मिलने चले गए, लेकिन कांग्रेस के नेता वहां पर नहीं पहुंचे क्योंकि एक विशेष समुदाय का वोट बैंक हाथ से न चला जाए, इसलिए वहां नहीं पहुंचे। दूसरा उदाहरण, जैसे राज्यसभा का चुनाव यहां पर हुआ, वैसे ही राज्यसभा का चुनाव कर्नाटक में भी हुआ। वहां कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। क्या नाम नारे लगे? पाकिस्तान जिंदाबाद के। असेंबली के परिसर में लगे। कोई कार्रवाई वहां पर कांग्रेस ने नहीं की। बम धमाका उसके कुछ दिनों के बाद बेंगलुरु में हुआ, आतंकवादियों को नहीं पकड़ा, वो भी ममता जी की सरकार में जाकर वेस्ट बंगाल में उनको शरण वहां पे मिल गई। कर्नाटक की पुलिस उनको भी नहीं पकड़ पाई, एनआईए ने जाकर वहां से गिरफ्तार किया। एक नहीं अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण काटकर मुसलमान समुदाय को देने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। मैं पूछता हूं प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से, क्या हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी, क्या आप इसका आरक्षण काटकर भी मुसलमान समुदाय को देने वाले हो? मेरा सवाल है। कांग्रेस देश में भी बताए और प्रदेश में भी बताए, इन्होंने जहां इनकी सरकारें बनी 5-5% कोटा एससी, एसटी, ओबीसी का काटकर इन्होंने दिया है तो मुसलमानों को दिया है।
अरे कितनी तुष्टीकरण की राजनीति करोगे? मोदी जी ने कहा है जब तक मैं हूं धर्म के नाम पर कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। और जब हमारी सरकार वापस बनेगी तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग का हक उनको वापस दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, विश्वास आपको दिलाता हूं। कांग्रेस कहती है भारतीय जनता पार्टी आएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अरे मेरे भाई और बहनों, साथ लगते पंजाब में 1.5 साल से 2 साल लगभग सरकार को बनने होने आ गए। 2 साल से वहां की सरकार ने मेयर के चुनाव नहीं करवाए, काउंसलर के चुनाव नहीं करवाए। अगर लोकतंत्र की हत्या होती तो साथ लगते प्रदेश में देख लो। लोकतंत्र की हत्या हुई तो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई। वो थी लोकतंत्र की हत्या की मीडिया के लोगों को जेल में डाल दिया था, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था। आम जनमानस को याद होगा नसबंदी करने का काम ये इंदिरा गांधी और संजय गांधी के समय तब हुआ था। ये थी इमरजेंसी, ये थी लोकतंत्र की हत्या। और अगर ये कहते हैं मोदी आएगा संविधान खत्म हो जाएगा, तो मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि संविधान बनाने वाले की हत्या भी किसी ने की थी। उसको कुचलने का काम राजनीतिक तौर पर किसी ने किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने किया, पंडित नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। पंडित नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी को जवाब देना होगा। कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस पार्टी से निकलने के लिए मजबूर किया, उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया, उनको चुनाव हरवाए, राजनीति छोड़ने पर मजबूर किया। अरे जिस व्यक्ति ने देश को संविधान दिया, आपने उसको भारत रत्न भी देने से कन्नी काट ली है। ये तो भला हो वीपी सिंह जी की सरकार आई, तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय जनता पार्टी ने उस समय समर्थन किया, जनता पार्टी ने, तब जाकर उनको समर्थन मिला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। फिर मोदी सरकार बनी। मोदी सरकार में भीमराव अंबेडकर जी की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, 5 स्थानों पर नागपुर, मुंबई, मऊ, दिल्ली और लंदन सारी जमीनें खरीदकर वहां म्यूजियम बनाकर पंचतीर्थ बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो पहला शीश झुकाया, संसद की पहली सीढ़ी पर झुकाया, और दूसरा शीश अंदर जाकर फिर झुकाया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के आगे मोदी जी ने झुकाया। ये मान सम्मान मोदी जी ने दिया। और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, हर साल कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर हम राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार बनी। मात्र 11.5% बजट होता था अनुसूचित जाति के लिए। प्रेम कुमार धूमल जी ने 11.8% से बढ़ाकर 25% से ज्यादा बजट अनुसूचित जाति के लिए किया, तो प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर विधानसभा क्षेत्र में अंबेडकर भवन बनाया, तो प्रेम कुमार धूमल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भाई और बहनों, विकास क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम विकास है। आदरणीय शांता जी थे तो हिमाचल प्रदेश में हैंडपंप लगाने का काम पानी पर उन्होंने पहले शुरुआत की। धूमल जी की सरकार आई तो गांव गांव में सड़कें बनाने का काम और पन बिजली परियोजनाओं से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश करने का काम किया। विकास के नए आयाम स्थापित किए, नए शिक्षण संस्थान खोले। जयराम जी की सरकार आई तो गरीबों के कल्याण के लिए भरपूर काम किया। हर बार विकास और गरीब कल्याण, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान। लेकिन कांग्रेस की पहचान क्या है? जो काम आपने शुरू किए उनको रुकवाना कैसे है, ये कांग्रेस की गारंटी है। चलते चलाते काम को रुकवाना कैसे है।
जितने काम चले थे उनको रुकवा दिया, जितने मंजूर हुए थे उनको पैसा नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश में अगर विकास को ग्रहण लगता है तो कांग्रेस के आने से लगता है, और जब जब कांग्रेस आई हमने खामियाजा इसका भुगता है। मेरा आप सबसे निवेदन है मेरे भाइयों बहन, ये कांग्रेस जब से आई है 15-16 महीने से ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। मेरा एक निवेदन अनुसूचित जाति मोर्चा से जरूर रहेगा, क्योंकि पन्ना प्रमुख सम्मेलन है और जितने पन्ने प्रमुख भी हमारे, आपने ज्यादातर समय अनुसूचित जाति के परिवारों के साथ बैठकर मैंने जो आपको बातें कही इसको अवश्य करना है। संविधान को सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने, संविधान निर्माता को सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और संविधान के माध्यम से अगर भारत को एकजुट करने का काम भी किया, धारा 370-35A हटाकर जम्मू कश्मीर में भी तिरंगे झंडे को मान सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। अरे याद करो, 370-35 से पंडित नेहरू लाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया। फौजी भाइयों याद है कि नहीं याद है? किस तरह से पथराव होता था, गोली चलती थी, कितने शहीदों के 45,000 लोगों की जानें गई, 45,000 लोगों की जानें गई। ये पंजा खूनी पंजा है, क्योंकि पंडित नेहरू ने 370-35 लगाया था। आम नागरिकों की जान गई, फौजियों की जान गई, पथराव में गई, गोली में गई, अलगाववाद आतंकवाद को बढ़ावा मिला, पथरावबाजी को बढ़ावा मिला। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई उसको हटाया गया। 81% कमी आई है नागरिकों की हत्या में, 50% कमी आई है आतंकवाद की गोली से मरने वाले हमारे फौजी भाइयों में। पथरावबाजी पूरी तरह से बंद हो गई। हमारे जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए हैं पिछले साल, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की पहचान है। मेरे साथियों, यही नहीं, अगर मैं आम जनमानस की बात करूं, यहां पर सब बैठे हैं, कांग्रेस के जमाने में कितना पैसा मिलता था? 55,000 रुपया घर बनाने के लिए। नाम तो इंदिरा का लगा दिया था, पैसा आधा ही देते थे। अरे मेरे भाई, इंदिरा जी का नाम इस्तेमाल करना था, पैसा तो पूरे देते कि घर बन जाता। वो भी आधे अधूरे दिल से दिया, बस नाम स्कीम पे देना था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री आवास योजना आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमने 1.5 लाख से लेके 1,70,000 रुपया दिया। शौचालय बनाने के लिए अलग पैसा दिया। 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए हैं। अगले 5 सालों में 3 करोड़ पक्के मकान और बनाने का संकल्प ले लिया है मेरे भाइयों का। हमने 12 करोड़ शौचालय बनाकर दे दिए। 17 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, जिसमें से 10 करोड़ उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना में आपको मुफ्त में गैस सिलेंडर, मुफ्त में चूल्हा भी मिला। और 1100 रुपए का सिलेंडर आज 503 रुपए में मिलता है। और प्रदेश में जयराम जी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री गृहिणी योजना में भी मुफ्त में सिलेंडर और चूल्हा मिला। हमने यही नहीं, आपको गांव-गांव बिजली, घर-घर बिजली देने का काम किया। एलईडी के बल्ब भी दिए। मुफ्त में इलाज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत में दिया। अब 70 साल वालों को 5 लाख रुपए का इलाज अगले 5 साल 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलेगा आयुष्मान भारत में। जाओ घर घर, आजकल आयुष्मान भारत के कार्ड बनने 70 साल से वाले जितने भी हैं, 70 साल से ज्यादा वाले, आप अपने पन्ने पर 36 लोगों में जितने ऐसे लोग हैं, आप उनको गारंटी दे दो मोदी की कि आपको 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। भाई और बहनों, देश में कोई सरकार नहीं कर पाई थी, आपकी मोदी की सरकार करने वाली है। आप विश्वास दिला दीजिए सबको। गरीब के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है 2 वक्त की रोटी खाना। अरे 2 वक्त क्या, अब तो 3 वक्त का अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया। जब पिछले कई सालों में मुफ्त इलाज के साथ मुफ्त अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया है, अगले 5 साल भी 12 लाख करोड़ रुपया खर्च करके 5-5 किलो अनाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इस बात की भी आप गारंटी दे दीजिए घर घर जाकर।
जब आप अपने पन्ने पर जाएंगे तो देखिए उस घर को क्या लाभ मिला है। उनको पूछिए, क्या उज्ज्वला गैस सिलेंडर में चूल्हा मिला, मुफ्त अनाज मिला, मुफ्त इलाज मिला, आपको मुफ्त में वैक्सीन मिली, आपको मोदी सरकार की अन्य योजनाओं का, विधवा पेंशन से लेकर अन्य योजनाओं का लाभ मिला, क्या आपको स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिला? अरे मेरे भाई और बहनों, ये सब किसी ने करके दिया है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार में गारंटी से ये हुआ है। आप कल्पना कीजिए, जो रेडी पटरी वाले हमारे भाई बहन हैं, जिनके पास 10,000 रुपया भी मुश्किल से होता है कि कहीं ना कहीं से लेकर रेडी लगानी पड़ती है, उनको मोदी जी ने अपनी गारंटी पर देश के 80 लाख रेडी पटरी वालों को 10-10 हजार रुपया दिया। और अगर वो समय पर डिजिटल पेमेंट करते हैं, ब्याज समय पर वापस करते हैं, तो उनका ब्याज भी माफ कर दिया जाता है और उनको 20,000 रुपए का ऋण दे दिया जाता है। 20,000 तक भी अगर वो समय पर ब्याज वापस करते हैं तो उनका ब्याज माफ हो जाता है अगर डिजिटल लेन देन करते हैं। फिर उनको 50,000 रुपए का लोन मिल जाता है। देश में इन 80 लाख में से कई लाख भाई बहन ऐसे हैं जो कल तक एक रेडी लगाते थे, आज उस रेडी से 5 गुना व्यापार करके लखपति बनने का काम भी हुआ। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार में संभव हो पाया है। लेकिन अब मोदी जी ने कहा शहरों तक सीमित नहीं रखूंगा। अगर गांव में भी कोई रेडी पटरी लगाने वाला है तो उसको भी मोदी सरकार स्वनिधि योजना लेकर आएंगे, उसको भी 10-10 हजार रुपए की गारंटी आप अपनी ओर से दे सकते हो। कोई जमीन घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। रेडी पटरी वाले को मोदी सरकार पैसा देगी और वो अपना काम धंधा शुरू कर सकता है। हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया। आप जाकर बहनों को बोलिए, स्वयं सहायता समूह जो चलाती हैं, 9 करोड़ बहनें जो हैं उनमें से 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई और अगले 5 साल में 2 करोड़ और बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी मोदी ने दे दी है। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, जब हम 2014 में आए थे, भारत दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। मोदी सरकार ने दिन रात एक करके काम किया। आज हमने अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आप 1 तारीख को कमल का बटन दबा देना, 4 जून को चारों की चारों सीटें जिताकर 400 पार मोदी को प्रधानमंत्री बना देना। हम अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। और ये 3री बड़ी अर्थव्यवस्था जब बनेगी तो 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन जाएंगी। 3रा बड़ा स्टार्टअप नेशन हमारा बन गया। हम 3 करोड़ पक्के मकान और बनाकर दे देंगे और पीएम विश्वकर्मा योजना लाकर हम अपने लाखों भाई और बहनों को कुम्हार, मोची, लोहार, तरखान, मिस्त्री, ऐसे अनेकों काम, बुनकर का काम से लेके 18 तरह के काम सिखाने का काम करेंगे। कोई एक क्षेत्र में अगर आप काम सीखना चाहें, आपको मुफ्त में प्रशिक्षण मिलेगा। 500 रुपए दिहाड़ी मिलेगी जब प्रशिक्षण मिल रहा होगा। 15,000 रुपए की किट मिलेगी और 3 लाख रुपया बगैर किसी गारंटी के मोदी सरकार देगी ताकि आप अपना काम धंधा व्यापार शुरू कर सके। इस योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। जहां 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी तो बन गई, अब 1 करोड़ पीएम सूर्य घर बनेंगे। आप अपने घरों पर रूफटॉप सोलर लगवाने की शुरुआत कर लो मेरे भाइयों। 3 किलोवाट का अगर आप सोलर प्लांट लगाते हैं और अगर 10 लाख रुपया खर्चा आता है तो 4 लाख रुपए की सब्सिडी मोदी सरकार 40% दे देगी। बाकी 6 लाख रुपया आपको बैंक से मिल जाएगा। बैंक से पैसा आ जाएगा। जितने बिजली का उत्पादन होगा उसमें से हर महीने 300 यूनिट आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। पहले 300 यूनिट आपको मुफ्त। बाकी जो बिजली का उत्पादन हर महीने होगा वो मोदी सरकार खरीद लेगी और वो खरीदने के बाद आपकी बैंक का ब्याज भी वापस हो जाएगा और साल का 15,000 रुपया मुनाफा आपके खाते में जमा हो जाएगा। आपको 300 यूनिट मुफ्त भी मिल गए, बैंक का ब्याज भी वापस हो गया और आप 15,000 रुपया साल का कमा भी लिया। अगले 5-6 साल में, 6 साल में लगभग आप लखपति बनने की कगार पर आ जाएंगे। ना हींग लगे ना फटकड़ी, रंग
चौखा हो गए। ऐसी योजनाएं जहां पर हम लोगों को सरकार पर आश्रित नहीं करते, लोगों के आय के साधन बढ़ाते हैं, मोदी सरकार करने जा रही है। मेरे भाई और बहनों, एक छोटा सा आंकड़ा मुझे आप सबके सामने रखना है। कुछ लोग बाकी राज्यों से चल के यहां पर आ गए, कुछ यहां वाले हैं वो भी ऐसे हैं, उनको दिखता नहीं है शायद। विकास की चकाचौंध इतनी है कि उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। जिन्होंने 60 साल सरकार चला के कुछ नहीं किया, उनको मोदी सरकार का काम कहां से दिखेगा। लेकिन मैं आप सबके सामने जरूर बताना चाहता हूं, 2014 में जब हम आए थे, देश में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट कर दिए, 10 साल में दुगने कर दिए। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा कर दिए। उस समय गिनी चुनी सड़कें 11-12 किलोमीटर नेशनल हाईवे की बनती थी, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनती है। आज 91 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनती हैं। एक दिन में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 7,06,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें दुगनी से ज्यादा हो गई। एक भी वंदे भारत नहीं थी, आज 41 वंदे भारत हैं, जिनमें से चौथी वंदे भारत मेरे हिमाचल प्रदेश के ऊना से मोदी जी ने चलाई है। यही नहीं, पूरे देश में हमने 31,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बना दी, जितनी पूरी जर्मनी के पूरे देश की हमने उतनी 5-6 साल में बना दी, और अगले 5 साल में भी 30,000 किलोमीटर और बनाएंगे। हम एक साल में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन बनाते हैं, जो पूरे स्विट्जरलैंड से ज्यादा है। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, हमारे यहां पर 16 IIT थे जो बढ़कर 23 हो गए। हमारे यहां पर 13 IIM थे जो बढ़कर 21 हो गए। हमारे यहां पर 7 एम्स थे जो बढ़कर कितने हो गए, वो भी 23 हो गए। हमारे यहां पर IIIT 9 थे जो बढ़कर 25 हो गए, लगभग 3 गुना ज्यादा हो गए। IIM सिरमौर में दे दिया, IIT मंडी में दे दिया, IIIT ऊना में दे दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा में हमने बना दी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बिलासपुर में बना दिया, NIT हमीरपुर में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर में। तो एम्स अस्पताल 1762 करोड़ रुपए का हमने बिलासपुर में बनाया। लगभग 400 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज हमने हमीरपुर में बना दिया। एक नहीं, 2-2 मेडिकल कॉलेज बिलासपुर हमीरपुर में दे दिए। हमने यहां पर नर्सिंग कॉलेज दे दिए, जच्चा बच्चा अस्पताल दे दिए, 6 नए केंद्रीय विद्यालय दे दिए, हजारों करोड़ रुपए की ग्रामीण सड़कें दे दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हमने कीरतपुर से लेकर बिलासपुर, मंडी, मनाली ले लगभग 10,000 करोड़ रुपए की हमने मनाली तक की सड़क बनाकर तैयार कर दी। और अब हमीरपुर से धर्मशाला, नूरपुर, पठानकोट 4 लेन हाईवे ये बना रहे हैं, और हमीरपुर से बिलासपुर शिमला 4 लेन हाईवे बना रहे हैं। आपके 4 घंटे शिमला जाने में लगते हैं, अगले 1.5 साल के बाद मात्र 2 घंटों में शिमला पहुंच जाओगे, 2 घंटों में पठानकोट पहुंच जाओगे, 2 घंटों में। अगर विश्वास ना होता हो तो एक बार वाया बघेड़, गुमारवी बघेड़ होते चंडीगढ़ जाओ। पहले हमीरपुर से 5.25 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे 50 मिनट लगते हैं, आधा टाइम रह गया। और जब ये 4 लेन बनेगा तो और कम रह जाएगा। और मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, हमने हमीरपुर, धर्मपुर, मंडी 1200 करोड़ रुपए की सड़क अलग बना रहे हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं लेकर आ रहे हैं। आपने कहा था भाई जी अर्धवारा ट्रेन चलाई देना, यही गला है ना, त्याड़ी बंदे 12 ट्रेन चली, बोले अर्धवारा ट्रेन चलाई देना। तब भैन जी अर्धवारा ट्रेन चलाई थी, कन्ने अगे वृंदावन मथुरा जो भी चलाई थी, महाकाल लोक उज्जैन जो भी ट्रेन चलाई थी, आगरा, ग्वालियर, इंदौर जो भी चलाई थी, खाटू श्याम जाना था राजस्थान वास्ते भी चलाई थी, नांदेड़ साहब जाना था महाराष्ट्र ले भी चलाई थी, कलकत्ते ले भी ट्रेन चलाई थी, दिल्ली वास्ते वंदे भारत देशरी सबसे तेज ट्रेन भी चलाई थी। जितनी कांग्रेस वाले 60 साल च नहीं देखी होनी, जितनी 10 साल ट्रेन चलाई थी। कन्ने ऊन था
वॉशिंग लाइन भी मंजूर कराई थी। उन सारी ट्रेना दौलतपुर चौक आने रुकनी, इससे दुगनी ज्यादा ट्रेना अगले 50 साल च और चलाई देनी। सकल विश्वास चलाई आले तो वंदे भारत तुहावल चेयर कार चली, उन वंदे भारत स्लीपर भी चलाई देने। फिर हम मैंने सोई ने जानो कि दिल्ली 4.5 घंटे पूछ जाना, 4.5 घंटे में मुन्ना से दिल्ली पहुंचना। ये अपने हाथ में, ये कोई सोचता ही नहीं था। सुमित जी तो मेरे साथ, ये हमारे रेलवे एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है जो मंजूर करवाने में बहुत अच्छा फॉलो अप करते थे वहां पे सब कुछ कर। जब दुगना तब हुआ जब अटल जी धूमल जी की सरकार थी, जब मोदी और जयराम जी की सरकार थी। लेकिन जैसे ही हमारी यहां पर सरकार गई, हिमाचल के विकास को भी ग्रहण लग गया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, मेरा आप सबसे निवेदन है, घर घर जाइए। राणा जी भी प्रवास कर रहे हैं, हमारा मंडल भी प्रवास कर रहा है, मेरा भी बाकी राज्यों में भी मुझे स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी कई जगह भेज रही। मैं परसों भी अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर 3 प्रोग्राम करके आया हूं। कल भी मध्य प्रदेश जाकर आया हूं। कल रात को 1:30 बजे मैं दिल्ली पहुंचा, तो मैंने लगभग 12:30-1 बजे पहुंचा हूं। तो रात को 1 बजे जो हमारा कैंडिडेट टूर्नामेंट का चैंपियन, भारत का 17 साल का लड़का है, मात्र 17 साल का लड़का गुकेश, जिसने 17 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो कोई चेस का खिलाड़ी नहीं कर पाया। कल रात को मुझे लगभग 12:45 बजे वो मिलने आए। आज सुबह मैंने 5:30 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच के वापस आपके बीच में आया हूं। यानी कि आज हमारे यहां पर खेल जो कहीं कुछ नहीं होते थे, आज भारत का खिलाड़ी 17 साल का दुनिया में उस नंबर 1 खिलाड़ी को हिराकर भी भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा रहा है। तो दूसरी ओर जब एशियन गेम में हम खेलने गए, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, वो 107 मेडल जीतकर भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगाने का काम भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आदरणीय बिंदल जी की पिछले 6 सालों में भारत की बेटियों ने भारत के लिए जितने कुल मेडल जीते, उसके 50% मेडल भारत की बेटियों ने जीतने का काम किया है। और हमारी बेटियां आज फौज में भी पीछे नहीं, 10,500 से ज्यादा बेटियां आज भारत की सेनाओं में हैं। और दुनिया की सबसे ज्यादा विमान उड़ाने वाली पायलट, आज दुनिया का 14% भागीदारी भारत की बेटियां हैं। सबसे ज्यादा पायलट भारत की बेटियां हैं। आज भारत की बेटी देश की राष्ट्रपति बनी, लेकिन कांग्रेस के लोग तो राष्ट्रपति का भी मजाक उड़ाते हैं। क्या शब्दों का प्रयोग किया, किसी ने राष्ट्रपत्नी कह दिया, किसी ने उनकी, मैं तो शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता थी। एक महिला जो ट्राइबल क्षेत्र से आती, जिसका पति दुर्घटना में चले गए, बच्चे चले गए, वो देश के लिए समर्पण भाव से काम करती रही। आज एक सामान्य परिवार की महिला देश की राष्ट्रपति बनी, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया। रामनाथ कोविंद जी गरीब परिवार से आने वाले, एससी समाज से आने वाले देश के राष्ट्रपति बने, तो उनके पेट में दर्द हो गया। अल्पसंख्यक समाज से आने वाले एपीजे कलाम साहब, जब वो देश के राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बने, तो मैं पूछता हूं किसने बनाया? अल्पसंख्यक को भी हमने बनाया, एससी को भी हमने बनाया, एसटी को भी हमने बनाया, और ओबीसी को भी देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के आशीर्वाद से बनाया। हमने तो कहीं पर कोई भेदभाव नहीं किया। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जाति की राजनीति करने पर उतर आए हैं, या क्षेत्रवाद की राजनीति करने पर उतर आए हैं। हम लोगों ने सदा राष्ट्रवाद की बात की है, भारत को आगे बढ़ाने की बात की है। आज राहुल गांधी टुकड़ा टुकड़ा करने की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस में शामिल करवाते हैं, और भारत के खिलाफ वोट जिहाद की बात करते हैं। अरे कांग्रेस के नेताओं, सुन लो कान खोल कर। आपके सलमान खुर्शीद पहले कहते थे कि बाटला हाउस कांड में जो आतंकवादी मरे, उन आतंकवादियों के मरने पर सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई। आप एक समुदाय का वोट लेने के लिए कितना रोगे, कितना नीचे गिरोगे, कितनी तुष्टिकरण की राजनीति करोगे?
आपके पास इंस्पेक्टर एमसी शर्मा के घर जाने का अवसर नहीं मिला जिसने शहादत दे दी। आपने फर्जी का बाटला हाउस उसको मुठभेड़ को। सवाल यह खड़ा होता है कि जाति संप्रदाय के नाम पर कांग्रेस कब तक वोट मांगेगी? इस टुकड़े टुकड़े गैंग को कब तक अपनी पार्टी में शामिल करके रखेगी? अब तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले को इन्होंने टिकट भी दे दी। और अब राहुल गांधी जी कहते हैं मैं जातीय क्या कराऊंगा? जातीय सर्वे करवाऊंगा। और एक सर्वे और कराने वाला बोला है। जाति के नाम पे तो बांटेंगे। भाई और बहनों, स्त्री धन कितना सुरक्षित है और आपकी संपत्ति कितनी सुरक्षित है, अब इस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। आपने जितनी मेहनत की, जितना कमाया है, आज कांग्रेस के घोषणा पत्र से कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक सवाल खड़ा होना शुरू हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है और उसमें भी मुसलमान समुदाय का सबसे पहले है। तो मेरा सवाल राहुल गांधी जी और खड़गे जी से यह है, क्या मेरी बहनों के पास अगर 4 सेट गहने के होंगे तो इनको कितने रखने की इजाजत आप दोगे? अगर इनकी जमीन 1 बीघा से ज्यादा होगी तो क्या रख सकती कि नहीं रख सकती है? क्या इनके पास एक मकान सुजानपुर में और एक चंडीगढ़ में, एक या हमीरपुर में है, तो क्या इनका एक ही मकान रहेगा कि दोनों मकान रख सकते हैं? क्या स्त्री धन और आपकी संपत्ति क्या सुरक्षित है कि नहीं? आप क्या कितनी किसको बांटने वाले हो? ये देश को हल्फनामा देकर राहुल गांधी और खड़गे को बताना चाहिए। मेरा सीधा सवाल है, 5 दिन हो गए राहुल गांधी जी से पूछते पूछते। राहुल गांधी डर क्यों गए? चुप क्यों हो गए? खड़गे जी बोलती क्यों बंद हो गई? आप देश को जवाब दीजिए, क्या स्त्री धन सुरक्षित है? क्या लोगों की संपत्ति सुरक्षित है? क्या लोगों की संतानों को उनकी संपत्ति उनकी मृत्यु के बाद मिलेगी नहीं मिलेगी? क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र कहीं गलती से कांग्रेस आ गई तो आप देश के कितने टुकड़े करना चाहोगे? कौन सी जाति, कौन से क्षेत्र के नाम पे बांटना चाहोगे? ये समझाओ तो सही। क्योंकि कांग्रेस जब जब सत्ता में आई, कभी इमरजेंसी थोपी तो कभी जिहाद की बात करते कहते वोट जिहाद। अरे ये देश जिहाद और फसाद से नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है और आगे भी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से ही चलेगा। आप कितने भी फतवे कर दो, कितने भी फरमान दे दो, ये देश संविधान से ही चलेगा। और मैं आप सबसे एक निवेदन करने आया। दुनिया के बहुत सारे देशों में युद्ध जैसी स्थिति है। देश को एक मजबूत सरकार चाहिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहिए। इसलिए एक पन्ना, प्रमुख भाई और बहनों, एक पन्ना आपको ऐसा मिला है। ये आपको एक कागज मिला, आप अपने बैग में जरूर देखना, फेंक मत जाना इसको। ये ठीक 5वें दिन शाम को हम आपसे ले लेंगे। इसके अंदर आपके पोलिंग बूथ पर मतदाता कितने, आपने उसका नाम और टेलीफोन नंबर लिखना है। उसके अगला कॉलम है, आप जिस घर पे जाओगे हर घर पे लिखना है आपको। अगर अगले घर में कोई बाहर नौकरी करता है, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, दिल्ली, कहीं पे बॉम्बे कहीं पे भी करता है, तो वहां का एड्रेस और उसका संपर्क नंबर लिखना है। अगर कोई सेना या अर्धसैनिक बल में है तो उसके वहां के यूनिट का डिटेल, एड्रेस और उसका नंबर आपको लिखना है। ठीक 5 दिन के बाद आपको दिन मिल रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8 तारीख शाम को आपसे कलेक्ट करने। आपका पोलिंग बूथ अध्यक्ष 8 तारीख को आपसे कलेक्ट कर लेंगे। 9 सुबह हमारे ग्राम केंद्र अध्यक्ष पोलिंग बूथ वालों से लेके हमें वापस देंगे। ये मैं आज अभी आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये आपको करना ही करना है। दूसरा, आपको ये पत्रक मिले, आपको ये पढ़ने और जो जिस जनता को हर घर जाकर ये देना और उनको बोलना है कि कृपया करके वो भी पढ़े। एक स्टिकर भी इसमें आपको पढ़े हैं। आपके जिम्मे 6 घर मुश्किल से 6 घरों में आप एक दिन में जाकर 15-15 मिनट भी देंगे तब भी एक दिन में आपके 6 घर हो सकते नहीं हो सकते। पन्ने का काम एक दिन में हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है कि नहीं हो सकता? जो करने के लिए तैयार है जरा हाथ खड़ा करें।
और ये फॉर्म भी जो भरने के लिए तैयार है वो भी हाथ खड़ा करें। जो घर घर स्टिकर लगाने के लिए तैयार है वो भी हाथ खड़ा करें। इसमें बैच पड़े, एक एक बैच वहां के बच्चों को, उन परिवार को दे देना है। और आपको ये इसलिए करना है मेरे भाई और बहनों, आपके पास पार्टी मोबाइल का स्टिकर भी भेज रही है, बाइक का स्टिकर भी पार्टी भेज रही है, आपको पटके भी, गमछे भी दे रही है जो आप सबने पहना है, मेरा भी है। ये सब वहां पर स्थानीय वातावरण बनाने के लिए है। हर पोलिंग बूथ पर पार्टी ने 50-50, 60-60 झंडे दिए हैं। अगले 5 दिनों में वो 50-60 झंडे पार्टी के ने जो आपको दिए वो हर घर के ऊपर वहां पर लगने चाहिए, 60 घरों में कम से कम। किसी पोलिंग बूथ पर और चाहिए होंगे तो पार्टी आपको और झंडे देने के लिए तैयार है। फोटो आनी चाहिए पोलिंग बूथ अध्यक्ष की तरफ से अपने ग्राम केंद्र के अध्यक्ष के पास और ये अपने आईटी मीडिया के लोगों के पास। ये काम हम सभी कार्यकर्ताओं का है, कहीं दूर नहीं जाना। हमें अपना पोलिंग बूथ और अपना पन्ना संभालना है, इतना काम करेंगे तो जितनी बड़ी जीत आज से पहले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और सुजानपुर में नहीं हुई, हम उससे बड़ी जीत इस बार दर्ज करके दिखाएंगे, इकट्ठे मिलकर दर्ज करके दिखाएंगे। अगर मन पक्का कर लिया तो मेरे साथ नारा लगाएंगे, बिंदल जी को विश्वास दिलाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की।